मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एम्बेसडर वोरा गुड इवनिंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फराज किदवई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और एडवोकेट निखिल जैन है राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी कह रहे हैं पंकज जी कि देखिए कैसे रेजा रेजा हो गए, मसूद अजहर के घर के लोग कैसे आतंकी मारे गए, ये वहां पर वो बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इशाक डार क्या कह रहे हैं कि मध्यस्थता तो अमेरिका ने करने की कोशिश की लेकिन भारत ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। अब मेरा सवाल यह है कि यह भी एक तरह की कूटनीति है पंकज जी, जब आप डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर गलत नहीं कहते हैं लेकिन सच तो खुद ब खुद सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं भी नरेंद्र भाई मोदी को 75 वर्ष का होने पर उनके शतायु होने की कामना करता हूं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। अब रह गई बातें सब चीजों, पाकिस्तान क्या कह रहा है उसको छोड़िए। ट्रंप 48 बार क्या कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया, तब क्यों नहीं कहा? ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। हाँ। आप कह रही हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ग्लोबल लीडर है, बहुत अच्छी बात है। भारत के ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जो ग्लोबल लीडर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी अगर ग्लोबल लीडर हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आप कहती हैं कोई नमस्ते करती है, कोई पैर छूता है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ये जो अतिरेकी प्रचार है, अरे भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में विश्व में सम्मान मिलता रहा है, मिलेगा, आज भी मिल रहा है, लेकिन इसका ये जो अतिरेकी प्रचार है ये ठीक नहीं है। तो लगता है वो कूटनीति नरेश हैं, किंग ऑफ डिप्लोमेसी हैं। नरेंद्र भाई मोदी के 11 वर्ष में माफ करिए एक नई परिभाषा कूटनीति की आरंभ उन्होंने की है, उसको कहते हैं झूला कूटनीति, हिंडोला कूटनीति, स्विंग डिप्लोमेसी। झूला एक बार एक दिशा में एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल उल्टी दिशा में उससे भी ऊपर चला जाता है। अच्छा। बीच में रुकता ही नहीं। याद कीजिए 26 मई 2014 को जब नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो 7 देशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री उनके शपथ समारोह में आमंत्रित किए गए और वो सब आए। लेकिन उसके बाद कुछ ही वर्षों में, चंद महीनों में ही बल्कि, सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को क्या हुआ? अच्छा, अब आपने बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए पंकज जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अब मैं चाह रही थी कि आप अपना शुरुआती वक्तव्य खत्म कर लें, फिर मैं इंटरजेक्ट करूं, लेकिन इतने सारे आपने टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। अब आपने कहा कि ये जो उनकी जो आपने कूटनीति को कहा कि ये स्ट्रिंग कूटनीति है, कभी इधर कभी उधर। अब मुझे ये बताइए, जो नॉन अलाइंड होगा उसके लिए क्या ये मुमकिन है कि वो एक तरफा स्टैंड लेकर रहे? नॉन अलाइंड का मतलब क्या है सर? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता रहता है, प्लीज गेट एम्बेसडर वोरा इनटू द पिक्चर, मैं उनको चाहती हूँ स्क्रीन पर रहे। आप लोग बार बार ये विपक्ष ये कहता है कि नॉन अलाइंड क्यों नहीं है भारत, अब तो ये अलग अपना पक्ष लेता है, देखिए खुलकर ये इजराइल के साथ खड़े हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि नॉन अलाइंड नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है, नॉन अलाइंड का एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइंड का मतलब यही होता है कि आप अपने स्टेक्स सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। क्या ये गलत है कहना? क्योंकि मैं इस बार, रोहन जी हमारे साथ हैं, रोहन जी मुझे एक बात बताइए, मैं एम्बेसडर वोरा पे जाऊंगी, उसके पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो पंकज जी ने बात कही कि स्ट्रिंग आपकी डिप्लोमेसी, कभी आप इधर हो जाते हैं, कभी आप उधर हो जाते हैं, तो ये या तो वो वाली चाहिए या फिर नॉन अलाइंड वाली चाहिए, कौन सी चाहिए? यही तो नॉन अलाइंड है। हाँ, एग्जैक्टली। देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे। ऐसा हताश विपक्ष मैंने भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखा, जो ये कहे कि प्रभु राजनीति से हट जाते तो हमारा जरा नेता कुछ कर लेता। और यही वाला चाह रहे हैं कि पंकज जी के नेता, हाँ, अभी तक राहुल कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, अब अखिलेश जी की भी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी जी हट जाइए, मोदी जी हट जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये दिन आ गए आप लोगों के। ये पंकज जी यही चाह रहे हैं क्या कि हटे, रिटायरमेंट ले, तब हमारा खाता खुले, वरना खुल नहीं रहा है? पंकज जी
कोई ये नहीं चाहता तो आराम से जमे रहें, जमे रहने की उनको जितनी भी तकड़में हैं वो आती हैं, वो जमे भी रहेंगे। जिस दिन जनता सर चाहे जनादेश को उस दिन तिकड़म मत जाएंगे। पंकज मेरा भाई, कहना तो ये है, पंकज भाई बस एक लाइन, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप ये गलत बात है, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सब जानते हैं, आपने तिकड़म कहा, जनादेश को आप तिकड़म कह रहे हैं। यूपीए की सरकारें आज की 240 से कितनी सीटों पे थी? 145 सीट थी। कांग्रेस की 145 सीट थी 2004, तिकड़म की सरकारें थी वो। सर कम से कम शब्दावली आपसे ठीक की उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से बोलते हैं। पंकज जी, अच्छा ये आस नहीं है, ये आस नहीं है तो मैं फिर दोहराता हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। हर्षवर्धन जी, मैं फिर दोहराता हूँ कि राजनीतिक तिकड़मों में नरेंद्र भाई मोदी से ज्यादा पारंगत इस वक्त भारतवर्ष में कोई नहीं है। मुद्दा यह है कि जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो विश्व राजनय में और खासकर दक्षिण पूर्व एशिया की कूटनीति में मोदी जी ने बड़ी भारी हलचल मचाई और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें जगी। मुझे भी लगा कि उनके बहुत से कदम बड़े अभूतपूर्व हैं, लेकिन क्या है कि बातचीत की कूटनीति से शुरू हुई है। कूटनीति के संसार में वो एक परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए भारत के पक्ष में। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि भारत के पक्ष में कूटनीति का माहौल नहीं बनाकर रख पाए। अब ये परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए। बोरा साहब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आप उसे इलास्टिक कूटनीति कहते हैं सर। से नहीं, हाँ, इसीलिए आप इलास्टिक कूटनीति कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में इस कूटनीति की जरूरत है। और इस कूटनीति की इसलिए जरूरत है कि ना हम आपकी तरफ जा रहे हैं ना हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हमें हमारा हित खींच कर ले जाएगा। तो हित ड्राइविंग फोर्स है सर, बाकी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये कूटनीति नरेंद्र मोदी जी से ड्राइव कर रहे हैं, ये कूटनीति देश को आगे लेकर जा रही है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।